नमस्ते दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे बिहार का हिस्ट्री, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इससे पहले हम लोग कुछ देखेंगे बिहार के प्राचीन गणराज्य, जिसमें अलकप के बूली, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये तीनों का पहले अच्छे से वर्णन कर लेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। बिहार के प्राचीन गणराज्य। गणराज्य आधुनिक बिहार राज्य के शाहाबाद, भोजपुर और मुजफ्फरनगर जिलों के बीच स्थित है। बुली लोग जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार बौद्ध धर्म की महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व के पश्चात उन्होंने उनके अवशेष का एक भाग प्राप्त किया और उस पर स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, जिसमें वैशाली के जो लिच्छवी हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बुद्ध काल के सबसे बड़े तथा शक्तिशाली राज्य वैशाली की लिच्छवी राज्य की स्थापना सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के पुत्र विशाल ने की। ठीक है, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी के आसपास वैशाली के राजतंत्र, गणतंत्र उसे कहते हैं ना, जिसमें किसी सिस्टम का शासन का सबसे जो सर्वोच्च पद होता है ना, वो जनता के लिए उपलब्ध होता है। ठीक है, राजतंत्र में राजा के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो जनता के लिए होता है इसमें गणतंत्र कहते हैं। तो इसी को गणतंत्र में परिवर्तन कर दिया गया। काल में बज्जी महासंघ की राजधानी वैशाली बनाई गई, जिसकी सीमाएं वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरनगर जिला तक फैली हुई थी। लिच्छवी बज्जी संघ में सर्व प्रमुख थे। ठीक है, लिच्छवी जो थे बहुत ही प्रमुख थे। महाबग जातक में वैशाली को एक धनी तथा घनी आबादी वाला नगर बताया गया है। ये जो छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूँ ना, किसी ग्रंथ का नाम या फिर किसी विशेष व्यक्ति का नाम, ये सब याद रखिएगा। बीपीएससी इसी सब से क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, यहाँ उनके सुंदर भवन चैत्य, ठीक है, चैत्य और बिहार कहलाते थे। एक पण जातक, ये भी देखिए ग्रंथ है, से स्पष्ट होता है कि वैशाली नगर चारों ओर से, 3 ओर से दीवारें से घिरी हुई थी। ठीक है, और प्रत्येक दीवारें एक दूसरे से एक योजना पर दूर थी। उसमें पहले की मीनारों वाले 3 द्वार बने हुए थे। लिच्छवियों ने महात्मा बुद्ध के निवास हेतु महावन में प्रसिद्ध गट्टागार, ठीक है, गट्टागार शाला का निर्माण करवाया, जहां रहकर बुद्ध ने उपदेश दिए। लिच्छवी लोग अत्यंत स्वाभिमानी, ठीक है, और स्वतंत्रता प्रेमी थे। उनकी शासन व्यवस्था एकदम ऑर्गेनाइज्ड, संगठित थी। ठीक है, बुद्ध काल में अपनी समृद्धि को, जो बुद्ध का समय थी, वहां पे जो वैशाली के लिच्छवी थे वो बहुत ही समृद्धि की पराकाष्ठा पे थे, सबसे ऊपरी लेवल पे बहुत समृद्ध थे। ठीक है, तो लिच्छवी का जो राजा थे वो चेतक थे। उनकी कन्या चेल्हाना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ हुआ। इस संबंध में ललित, ये भी ग्रंथ है, ठीक है, विस्तार में उल्लेख किया गया है। महावीर जो थे वो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर, उनकी माता का नाम त्रिशाला था, जो इसी लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। ठीक है, बिंबिसार के काल में लिच्छवी लोग काफी शक्तिशाली थे। महात्मा बुद्ध ने उनकी एकता, शक्ति और बड़ा राज्य का काफी प्रशंसा किया। महात्मा बुद्ध ने भी लिच्छवी लोगों के रहने सहने के तरीकों और एकता को भी बहुत ज्यादा प्रशंसा की। जैन साहित्य से पता चलता है कि अजात शत्रु के विरुद्ध चेतक ने, यही जो चेतक है यहाँ पे लिच्छवी के राजा, ठीक है, काशी, मल्ल और कौशल के साथ मिलकर एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी उसका वर्णन किया। इन लोगों का, तीनों का जो एक समूह बनाया गया जो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा दिलाता था। पाणिनि ने ब्रिज नाम लिखा, परंतु लिच्छवियों का उल्लेख नहीं किया। पाणिनि ने ब्रिज जो है, ब्रज, उस क्षेत्र का उल्लेख किया, परंतु लिच्छवियों का उल्लेख नहीं किया।
वहीं कात्यायन और पतंजलि ने भी इन क्षेत्रों का वर्णन किया लिच्छवी का, ठीक है, जिसे सार्वभौमिक राज्य कहा है उन्होंने। लिच्छवी जो राज्य था उसे सार्वभौमिक राज्य कहा। गुप्त वंश की प्रसिद्धि लिच्छवियों के साथ विवाह संबंध स्थापित करने से हुई। चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी जो लिच्छवी राजकुमारी थी से विवाह किया। लिच्छवियों का उल्लेख रामायण, महाभारत और बौद्धिक साहित्य में नहीं है, ठीक है, ये याद रखिएगा। महाभारत, रामायण और बौद्धिक साहित्य में नहीं है। लिच्छवी वज्जियों का हिस्सा थे। नेपाल की वंशावली के अनुसार लिच्छवी लोग सूर्यवंशी थे। रॉक हिल के अनुसार शाक्य और लिच्छवी एक ही जाति के दो शाखाएं थे। मनु के अनुसार लिच्छवी लोग जो थे वो ब्रात्य क्षत्रिय थे और स्मिथ के अनुसार जो B.A. स्मिथ थे, ठीक है, लिच्छवी लोग तिब्बत से आए थे, परंतु इसके अनेक विद्वान सहमत नहीं, ठीक है। इन बातों का बहुत से लोग नकारते हैं और वे लोग अपने अपने बातों पे खड़े हैं, ठीक है। उसके बाद मिथिला के विदेह के बारे में पढ़ते हैं। बिहार के भागलपुर तथा दरभंगा जिला के भूभाग में विदेह गणराज्य, ठीक है, गणराज्य जहां देखिएगा वहां लोकतंत्र आएगा, ठीक है, स्थित था। तो ये देखिए मिथिला है। मिथिला के बारे में कुछ शब्द बहुत अच्छा कहा गया है एक राइटर के द्वारा। मिथिला जो है संस्कारों की भूमि है, ठीक है। उसके बाद लोक व्यवहारों की भूमि है। कभी मिथिला के बारे में लिखना हो तो ये सारी चीजों को ऐड कर सकते हैं। सृजन की भूमि, ठीक है। उसके बाद यहां कहा जाता है पंडितों, किसानों, कारीगरों और मजदूरों सभी के लिए एक समान ये भूमि है, ठीक है। तो प्रारंभ में यह राजतंत्र था। यहाँ के राजा जनक, जिनकी पुत्री हुई सीता, अपनी शक्ति एवं दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। मिथिला के विदेह का वर्णन वेदों, ब्राह्मणों, रामायण और महाभारत में आता है। उस समय उनका राज्य राजतंत्रात्मक था, मतलब कि राजा का शासन था। लेकिन बुद्ध काल में यह संघ राज्य बन गया। विदेह लोग भी बज्जी संघ के सदस्य थे। उनकी राजधानी जो थी मिथिला जनकपुर में स्थित थी। बुद्ध के समय मिथिला एक प्रसिद्ध व्यापारिक नगर था जहां श्रावस्ती के व्यापारी अपना माल, ठीक है, मिथिला में श्रावस्ती के लोग अपना माल लेकर आते थे व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ विदेह दिया हुआ है, विदेह का पिक्चर, जहाँ पे पश्चिम चंपारण, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया ये मिथिलांचल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैथिली बोली जाती है। इन दिनों क्षेत्र के 8 छोटे बड़े गणराज्यों का उद्भव हुआ। शक्तिशाली गणराज्यों से घिरे होने के कारण ही इन सभी ने मिलकर बज्जी महासंघ की स्थापना की, जो बाद में लिच्छवी संघ के नाम से जाना जाने लगा। विदेह राजवंश का प्रारंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निम्मी विदेह, ये याद रखिएगा, निम्मी विदेह के द्वारा किया गया, जो सूर्यवंश से संबंधित थे। दूसरे राजा जो थे मिथि जनक थे, जिसने मिथिला की स्थापना की। मिथि जनक, इन्हीं के नाम पे मिथिला पड़ा, ठीक है। इसके बाद सभी राजाओं के नाम के साथ जनक सब जोड़ा जाने लगा। राजवंश के 25वें, ठीक है, 25वें राजा श्रीध्वज जनक, ये याद रखिएगा, श्रीध्वज जनक की पुत्री जो थी वो सीता थी। सीता का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र राम के साथ हुआ था, ठीक है। इस वर्ष के प्रारंभिक चरण में कुल 53 राजा हुए थे। विदेह राजवंश के द्वितीय चरण में कुल 15 राजा हुए थे। इनमें जनक विदेह का नाम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इनके दरबार में विद्वानों की एक प्रतियोगिता हुआ करती थे, जिनमें याज्ञवल्क्य विजयी हुए, ठीक है, याज्ञवल्क्य। उनकी जानकारी बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। इस राज्य में करल जनक जो थे वो इसके आखिरी राजा थे, ठीक है, ये याद रखिएगा। जो बज्जी महावंश थी, जो बज्जी महासंघ थी, उसके आखिरी राजा जो थे करल जनक थे, ठीक है। जिसके बाद मगध के राजा महापद्मनंद ने इसे अपने राज्य में मिला दिया।
अब देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, मगध में मुख्यतः गया, पटना और नालंदा, ठीक है, ये क्षेत्र आते हैं। साम्राज्य में आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक स्तर में वृद्धि होती है और बहुत सारे अलग अलग जनपद मतलब जिला, ठीक है, मिलकर, जैसे कि यूपी में जिला को जनपद कहा जाता है, एक महाजनपद का निर्माण किया गया। इस प्रकार 16 महाजनपदों का निर्माण होता है। जो भारत में है 16 महाजनपदों का निर्माण हुआ है, जो हम लास्ट लेक्चर में बताए थे। 16 महाजनपदों को अच्छे से मैप में दिखाया गया था, अगर आपको जरूरत हो तो मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके साथ ही साथ हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म वाले संबंधित विषय जो आगे पढ़ेंगे उसमें भी जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों की जानकारी हमें बौद्ध धर्म ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय, ये सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म ग्रंथ के भगवती सूत्र, ठीक है, में भी प्राप्त हुआ। इन सारे महाजनपदों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ थी, मतलब कि ये जो 16 जो महाजनपद थे ये सभी चाहते थे मेरा शक्ति का भी विस्तार हो, उनका क्षेत्र जो हो वो ज्यादा से ज्यादा विस्तार करे। ठीक है, तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, इनके बीच में राजनीतिक संघर्ष और अपनी सीमाओं को फैलाने जैसे बिंदुओं पर संघर्ष होता था। इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद जो था मगध महाजनपद था, और मगध महाजनपद को बाकी महाजनपदों की तुलना में सबसे ज्यादा प्रगति मिली। इसके बहुत से कारण, जो मुख्यतः 3 कारण थे ना, राजनीतिक, दूसरा भौगोलिक और तीसरा जो था प्राकृतिक या आर्थिक कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के संसाधन इतने अच्छे थे, वहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी, उनकी उपज बहुत अच्छी होती थी और वो पहाड़ों से घिरा हुआ था तो सुरक्षित भी था। तो ये 3 कारण थे। ठीक है, जैसे मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, जैसे इसके उदय के कारण और इसका जो सबसे ज्यादा विकास हुआ, इसके कारण जो थे आर्थिक, भौगोलिक और राजनीतिक थे। तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। आर्थिक कारण, किसी भी क्षेत्र का उसकी प्रगति के लिए आर्थिक दृष्टि से मजबूत होना बहुत जरूरी है, और मगध भी उसके आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो रहा था, क्योंकि मगध में अधिशेष, अधिशेष उसे कहते हैं ना जब हम अनाज उगाते हैं ना, तो जो अनाज हमारे जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद शेष अगर बच जाता है ना, तो शेष को ही कहते हैं अधिशेष, और उसे बेचकर जो मुनाफा कमाता था जो राजा, उसे ही अधिशेष कहते हैं। ठीक है, तो अधिशेष से तात्पर्य है जब किसी क्षेत्र ने जो भी उत्पादन किया है, जब वह उत्पादन उस क्षेत्र की आवश्यकता को पूर्ण करने के बाद ही बच जाए, तो उस बचे हुए उत्पादित सामग्री को अधिशेष कहा जाता है। इस अधिशेष अर्थात आवश्यकता के पूर्ण हो जाने के बाद बची हुई सामग्री को बेचकर धन कमाया जा सकता है, और मगध में अधिशेष के उत्पादन से उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती गई, क्योंकि मगध का क्षेत्र बहुत सारी नदियों के बीच था, इसलिए वहाँ की मिट्टी भी जलोढ़ बहुत उपजाऊ थी, जिससे कृषि को बहुत सहायता मिली और अच्छा अधिशेष उत्पादन किया जा सकता था। अब राजनीतिक कारण क्या था, तो मगध की राजनीतिक स्थिति भी बहुत मजबूत थी, क्योंकि मगध में जितने भी राजवंश ने शासन किया उनमें अनेक महान राजा थे जो बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावी थे, और राजनीतिक स्थिति को मजबूत रहने के लिए किसी भी क्षेत्र के सबसे बड़े पद, फिर चाहे वह लोकतंत्र हो या राजतंत्र हो, जो उसका शासन संभालने वाला सबसे ज्यादा जो सबसे ऊंचे पद पे है वो व्यक्ति उस योग्य होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, मगध में शासन कर रहे राजाओं द्वारा अच्छा प्रशासनिक ढांचा बनाएगा और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था, ये 2 चीजों पे ही किसी भी देश की समृद्धि निर्भर करती है। एक नीति निर्माण, ठीक है, और उसके बाद नीतियों का कार्यान्वयन। ठीक है, नीतियों का निर्माण तो हो जाता है, ठीक है, लेकिन कार्यान्वयन अगर सही से नहीं हो पाता है तो जो लक्षित समुदाय है ना, उनको कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है, तो जो सरकार की जो नीतियां हैं उसका कोई औचित्य ही नहीं बचता है। तो यहाँ पे यही कह रहा है, जिसके फलस्वरूप मगध का राजनीतिक स्तर में भी बहुत ज्यादा विकास हो गया। भौगोलिक कारण देख लेते हैं। मगध के भौगोलिक कारणों ने भी इसकी प्रगति में बहुत सहयोग किया था, क्योंकि मगध की प्रारंभिक राजधानी जो राजगिरी थी वह पर्वतों से घिरी हुई थी, और बाद में यहाँ मेरे अनुसार से 5 मुख्य पर्वत हैं, ठीक है, राजगीर में, लेकिन इंटरनेट पे देखने पे 10-12 दिखा देते हैं। ठीक है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा। जब उनकी राजधानी पाटलिपुत्रा बनी तो वह नदी जैसे गंगा, सोन और गंडक जैसी नदियों से घिरी हुई थी।
ठीक है। एक तरफ 5 पहाड़ हो गया राजगीर का क्षेत्र, एक तरफ गंगा जैसी बड़ी नदियां थी, तो इसीलिए मगध का क्षेत्र जो है वो सुरक्षित रहता था दूसरे आक्रमण से। ऐसे प्राकृतिक साधनों के कारण मगध को उसके शत्रुओं से एक सुरक्षित क्षेत्र की प्राप्ति होती थी, जिसके कारण मगध अपने आप को सुरक्षित रख दूसरों पर आक्रमण कर अपनी सीमा को बढ़ा सकते थे और सुरक्षित रहते हुए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ा सकता था। इतनी नदियों के माध्यम से जलमार्ग के द्वारा व्यापार किया जाता था, क्योंकि गंगा का जो जल स्तर है वो बेहतर होता था, ठीक है। और इस क्षेत्र में जंगली लकड़ियां भी बड़ी मात्रा में प्राप्त होती थी, जिससे मगध में बहुत सारी चीजें लकड़ी बनाई जाती थी, ठीक है। जैसे कि रथों को निर्माण किया जाता था अपने शासन के लिए भी और बाहर व्यापार करने के लिए भी। मगध के क्षेत्र में छोटा नागपुर की पठारी भी आती थी, जहां बहुत बड़ा लौह अयस्क तथा लोहा बनाने के लिए कच्चा माल प्राप्त करने हेतु साक्ष्य मिले हैं वैदिक काल से ही, ठीक है। तो ये भी जानते हैं कि मगध का इस लोहे के कारण बहुत विकास हुआ, जिससे वह अपने औजार और युद्ध सामग्री का निर्माण कर सके। मगध के जंगलों में हाथियों को पकड़कर और युद्ध में भाग लेने के लिए उसे ट्रेन किया गया। इसके द्वारा मगध के शासकों को काफी सहायता प्राप्त हुई। ऐसे कारणों की वजह से मगध महाजनपद बाकी महाजनपदों से ज्यादा प्रगति प्राप्त कर सका और बाकी महाजनपदों से ज्यादा शक्तिशाली बन सका। ये देख लीजिए, मगध साम्राज्य के राजवंश कितने थे, तो मुख्यतः 10 थे। जैसे बृहदत्त वंश हो गया, ये 1700 से 683 ईसा पूर्व। फिर हर्यक वंश हो गया 544 से 413 ईसा पूर्व। फिर शिशुनाग वंश हो गया 413 से 345 ईसा पूर्व। फिर नंद वंश हो गया, यहाँ तक आज पढ़ेंगे, ठीक है, 345 से 322 ईसा पूर्व। फिर मौर्य कल पढ़ेंगे, मौर्य वंश हो गया, कल मुश्किल से लगभग खत्म ही हो जाएगा। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व। फिर शुंग वंश 185 से 73 ईसा पूर्व। कण्व वंश 73 से 28 ईसा पूर्व। सातवाहन 30 से 220 ईस्वी, यहाँ से ईस्वी शुरू हो गया, ठीक है। फिर गुप्त वंश जो था ईस्वी में था 319 से 550 ईस्वी। पाल वंश जो था 750 से, इसको या तो कहीं दीवार पे भी चिपका सकते हैं अच्छे से, जिससे कि आप डेली देख सके, क्योंकि ये इतने बड़े फैक्चुअल्स हैं कि याद नहीं रहते जब तक रेगुलर रिवाइज ना हो। ये हो गया, या फिर ज्योग्राफी के जो अनेक प्रकार के मिनरल्स होते हैं, स्टेट वाइज होते हैं, प्रोड्यूसर कौन है, रिजर्वर कौन है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ जो फैक्चुअल्स है ना, और उसके बाद कहाँ पे कौन से ऊड पाए जाते हैं, पत्थर पाए जाते हैं, किस तरह का वहाँ पे पत्ती पाया जाता है, ये सारे फैक्ट्स को ना दीवार पे भी चिपका सकते हैं, या फिर जहाँ पे हम लोग ब्रश करते हैं बेसिन के सामने, कि डेली हम उसको देख सकें, जिससे कि ये सारे फैक्ट्स याद रहे, ठीक है। अब देखते हैं बृहदत्त वंश। तो मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ बृहदत्त वंश के साथ। जैसे कि हमने ऊपर जाना था कि प्राचीन समय में बृहदत्त ने मगध की स्थापना की थी। महाभारत और पुराणों में बृहदत्त को मगध का राजा बताया गया, जिसमें मगध की स्थापना की थी। ऋग्वेद में भी बृहदत्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बृहदत्त के पुत्र जरासंध, ये वही जरासंध है जिसे भीम द्वारा मारा गया था, ठीक है, महाभारत में। इसमें कहा जाता है श्री कृष्ण की सहायता से। तो बृहदत्त के पुत्र जरासंध का महाबली भीम द्वारा श्री कृष्ण की सहायता से वध किया गया, ठीक है। अब देख लेते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश को मगध साम्राज्य का प्रथम वास्तविक वंश माना जाता है। इस वंश को पितृहंता मतलब कि पिता को मारने वाला वंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि इस वंश के ज्यादातर राजाओं द्वारा अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी प्राप्त की गई। जैसे बिंबिसार हो गया, बिंबिसार द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी और स्थापना 544 ईसा पूर्व में की गई थी। इस क्रम में बिंबिसार द्वारा एक राजगिरी नामक, ये याद रखें, बिंबिसार ने ही राजगिरी नामक शहर की स्थापना की, ठीक है, एकदम याद रखना है। अभी वर्तमान में इसे राजगीर कहा जाता है। अभी हाल के समय में वहां पे लौन का मेला लगा हुआ है, ठीक है, जो सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखता है और फिर उस क्षेत्र को अपनी राजधानी बना देता है, और इस प्रकार राजगिरी जो है वो मगध की पहली राजधानी बनती है, ठीक है। बिंबिसार पहले इसकी स्थापना करता है और इसको मगध की राजधानी बना देता है। इसके साथ ही साथ भारतीय इतिहास का बिंबिसार प्रथम राजा था जिसने विवाह के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से नहीं, विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य विस्तार का मार्ग चुना, यानी कि बिना किसी युद्ध लड़े हुए उस क्षेत्र की राजकुमारी से विवाह करके उसके पिता का जो क्षेत्र है उसे अपने राज्य में मिला लेता था, ठीक है।
तो इस क्रम में बिंबिसार द्वारा 3 राजकुमारियों से विवाह किया गया, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे महाकौशला देवी जो कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, फिर चेल्लाना लिच्छवी राजवंश की थी, और क्षेमा मद्र राजवंश की थी। ठीक है। बिंबिसार द्वारा प्रथम विवाह महाकौशला देवी से किया गया था, वह कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। इसके बाद दूसरा विवाह चेल्लाना से किया गया, जो लिच्छवी राजवंश के राजा चेटक की पुत्री थी। राजकुमारी चेल्लाना जो थी वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर, ये भी यहाँ कनेक्ट हो जाता है जैन, ठीक है, महावीर स्वामी की माता त्रिशाला की बहन थी। और इसके बाद तीसरी विवाह जो क्षेमा से किया गया वो मद्र राजवंश की राजकुमारी थी, और वर्तमान में यह मद्र राजवंश जो है वो पंजाब क्षेत्र में है। ठीक है। इस प्रकार इतनी राजकुमारियों के साथ विवाह करके बिंबिसार द्वारा मगध का साम्राज्य विस्तार किया गया। बिंबिसार को सेनिया नाम से संबोधित किया था, क्योंकि इसके पास बहुत ही विशाल सेना थी, और सेना वो थी जो अस्थाई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसकी कि ये अस्थाई सेना रखता था। दूसरे राजा क्या करते थे कि वो युद्ध के समय भाड़े पे या एडहॉक स्थिति में, मतलब कि तत्काल जरूरत के अनुसार से वो सेना को हायर करते थे, उसके बाद युद्ध खत्म हुआ, सेना को छोड़ दिया। लेकिन ये पूरा जीवन इन्हें भत्ता देते थे, सैलरी देते थे, वेतन देते थे, इसलिए इसे अस्थाई सेना था इनके पास, इसलिए इन्हें सेनिया कहा जाता था बिंबिसार को, क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी जिसने बहुत अस्थाई सैनिक थे जो पूर्ण रूप से सेना के लिए ही काम करते थे। जो दूसरे राजा या शासक सिर्फ युद्ध के समय अपनी सेनाएं को इकट्ठा करते थे। इसके द्वारा बृहदत्त जो कि अंग राज्य के शासक थे, उन पर आक्रमण कर विजय पाया गया और अंग को मगध में मिला लिया गया। बृहदत्त द्वारा बिंबिसार के पिता को युद्ध में मार दिया गया था, इसलिए उसके द्वारा बृहदत्त से बदला लिया गया। ठीक है। इसमें एक बात और है कि जो बिंबिसार था यह ऐसा पहला शासक था जिसने सेना में हाथी को शामिल किया था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है। बिंबिसार के दरबार में एक राजवैद्य भी होता था जिसका नाम जीवक था। जब गौतम बुद्ध की तबीयत खराब होने लगी तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक याद रखिएगा, जो बिंबिसार का राजवैद्य था, उसकी सेवा के लिए भेजा गया, भगवान बुद्ध की सेवा करने के लिए भेजा गया। इसके अलावा बिंबिसार ने अवंती के राजा प्रद्योत की सेवा करने के लिए भी जीवक को भेजा था जब वे पांडु रोग से पीड़ित थे। अब देखते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के पिता बिंबिसार बहुत लंबे समय तक राजा की गद्दी पर विराजमान थे। 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक लगभग 52 वर्षों तक उन्होंने शासन किया बिंबिसार। ठीक है। इतने लंबे समय तक शासन करने के बाद अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी प्राप्त की थी। अजातशत्रु को कणिक कहा जाता था। ठीक है, याद रखिए, कणिक नाम से भी संबोधित किया जाता है। यह एक आक्रमणकारी स्वभाव का था। जब बिंबिसार द्वारा अंग प्रदेश को जीता गया था तब उसके द्वारा वहां की प्रशासनिक व्यवस्था अजातशत्रु को दी गई थी। ठीक है। जब अंग जीता गया था उस समय इस क्षेत्र को अजातशत्रु को दे दिया गया था। जब अजातशत्रु राजा बना तब उसकी सौतेली मां यानी कौशला देवी खुश नहीं थी, और बिंबिसार के साथ विवाह के बाद जो काशी प्रदेश दहेज के रूप में दिया गया था वह अजातशत्रु के राजा होने के बाद कौशला देवी के भाई प्रसेनजीत जो थे उसके द्वारा वापस ले लिया, जो उसके मामा थे। ठीक है। इसी से संबंधित काशी को लेकर प्रसेनजीत और अजातशत्रु में संघर्ष हुआ और इसमें अजातशत्रु को विजय प्राप्त हुआ और फिर दोबारा काशी का क्षेत्र जो है मगध में वापस आ गया। और इसके साथ ही साथ प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा का विवाह भी अजातशत्रु के साथ करा दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा, बजीरा जो प्रसेनजीत की पुत्री थी। राजा बनने के बाद अजातशत्रु द्वारा वैशाली जो उसका वैशाली ननिहाल था, ठीक है, उस पर भी विजय प्राप्त करके उन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अजातशत्रु ने अपने युद्ध शैली को और भी मजबूत करने के लिए महाशिलाकांतक, ये याद रखिएगा, महाशिलाकांतक, उसके बाद रथमुशाला, ये कुछ वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उपकरणों का भी निर्माण किया जिससे कि उसकी युद्ध शैली हो और बेहतर हो जाए, उसका स्किल जो हो इन्हांस हो। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ था। यह अजातशत्रु के शासन काल में ही हुआ था, जिसके बाद अजातशत्रु द्वारा बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अजातशत्रु जो है उसने फर्स्ट बौद्ध संगीत सभा का आयोजन किया था।
फिर कौशल के साथ संघर्ष, कौशल और मगध के बीच संघर्ष में प्रसन्नजीत जो थे पराजित हुए तथा उसने भागकर श्रावस्ती में शरण ले ली। फिर दूसरी बार युद्ध में अजातशत्रु पराजित हुआ तथा प्रसेनजीत ने, वो तो पहले ही पुत्री से विवाह करा चुका। फिर बज्जी संघ के साथ संघर्ष, कौशल से निपटने के बाद अजातशत्रु ने बज्जी संघ की ओर ध्यान दिया। वैशाली जो बज्जी संघ का प्रमुख राज्य था, जहाँ के शासक जो थे वो लिच्छवी नरेश थे, ठीक है। तो दोनों राज्यों के बीच बिंबिसार के समय से जारी मनमुटाव अजातशत्रु के समय संघर्ष में बदल गया, ठीक है। फिर लिच्छवी जो राजकुमारी थी चेल्हाना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न दो पुत्र हल और बेहल, ये नाम याद रखिएगा, हल और बेहल, जो किसके थे? बिंबिसार के दो पुत्र थे, हल और बेहल, ठीक है। को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था। बाद में मनमुटाव के कारण जब अजातशत्रु ने उपहार वापस मांगा तो दोनों भाइयों ने हल और बेहल अपने नाना लिच्छवी नरेश चेटक के पास जाकर रहने लगे। फलतः अजातशत्रु क्रोधित हो गया, ये भी उसका भाई ही था, ठीक है। बज्जी से युद्ध करने के लिए गंगा, गंडक और सोन नदियों से संगम पर एक सैनिक छावनी का निर्माण हुआ, जैसा कि वैशाली पर अभियान में सुविधा हो। यह क्षेत्र पाटलीग्राम कहलाया, ठीक है, जो बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से विख्यात हुआ और मगध के विस्तृत साम्राज्य का राजधानी बना, ठीक है। यही पाटलीग्राम है जहाँ पे एक सैनिक छावनी बनाई गई, ठीक। 16 वर्षों तक चले इस युद्ध में छल से भी काम लिया गया और भगवती सूत्र, जो अभी हम लोग पढ़े थे, जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है, के अनुसार अजातशत्रु ने अपने मंत्री बष्टकार की सहायता से बज्जी संघ के सदस्यों में फूट डालकर उनकी शक्तियों को कमजोर कर दिया। तत्पश्चात उसने वैशाली पर आक्रमण से उसे जीत लिया। इस प्रकार गंगा नदी के दोनों ओर मगध का आधिपत्य स्थापित हो गया, परंतु अभी भी अवंती का जो राज्य था वो बचा हुआ था और मगध का प्रबल शत्रु बना हुआ था। मध्यम, ये जो है मध्यम निकाय के अनुसार अवंती नरेश प्रघोत के दोबारा आक्रमण किए जाने की आशंका को ध्यान में रखते हुए अजातशत्रु ने राजगीर की सुरक्षा हेतु किलेबंदी करवाई, ठीक है। प्रघोत से आक्रमण के डर से यहाँ पे राजगीर में किलेबंदी कराई गई, जिसकी दीवारों के अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं, अभी भी उपलब्ध हैं बहुत से दीवार, ठीक है। फिर मल्ल पर अधिकार, लिच्छवियों को पराजित करने के बाद अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर उसे पराजित किया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग पर उसका अधिकार हो गया। भाष के अनुसार अजातशत्रु ने वैवाहिक संबंध के द्वारा वत्स को अपना मित्र बना लिया, ठीक है। वत्स, अजातशत्रु की धार्मिक नीति जो थी बहुत पोलाइट, उदार थी, ठीक है, लिबरल। बौद्ध और जैन दोनों ही ग्रंथ से अपने अपने मत का अनुयायी मानते, मतलब बौद्ध धर्म वाले बोलते हैं कि अजातशत्रु जो थे वो उसके अनुयायी थे और जैन धर्म के लोग बोलते हैं कि उसके अनुयायी थे, ठीक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पहले अजातशत्रु जो था वो जैन धर्म से संबंधित था, परंतु बाद में वो बौद्ध धर्म के विचारों से प्रभावित हो गया और बौद्ध धर्म अपना लिया। भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु का भगवान बुद्ध की वंदना करने से संबंधित एक लेख है, जो अजातशत्रु भगवती वंदते, ठीक है, उत्कीर्णन मिलता है, जो उसके बाद होने का पुरातात्विक प्रमाण है। अपने शासनकाल के 8वें वर्ष में, ये याद रखिएगा, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। इसके पश्चात अजातशत्रु ने उनके अवशेष पर राजगीर में स्तूप का निर्माण कराया। उसके शासनकाल में राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम, यहाँ पे हो गया, प्रथम बुद्ध संगीत का आयोजन कराया गया, ठीक है। उसके बाद सिन्हली, अनुश्रुतियों के अनुसार लगभग 32 वर्षों तक शासन करने के बाद अजातशत्रु लगभग 460 ईसा पूर्व में अपने पुत्र, यहाँ पे भी इसके पुत्र ने ही इसकी हत्या करके और फिर से राजगद्दी हत्या ली, ठीक है। उल्लेखनीय है कि अजातशत्रु के मगध के सम्राट रहते हुए 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त कर लिया। वहीं महावीर का निधन 468 ईसा पूर्व में हुआ, ये याद रखिएगा। और एक बात और है, 483 आइए 563, मतलब 80 साल, ठीक है। 80 साल के थे महात्मा बुद्ध और ये 72 साल के थे महावीर, ये दोनों याद रखिएगा। उदायीन, अजातशत्रु के अंतिम चरण में उसके पुत्र उदायीन ने भी अजातशत्रु के कर्मों की तरह अपने पिता अर्थात अजातशत्रु की हत्या करके
राजगद्दी प्राप्त की। इन्हीं सब घटनाओं की वजह से हर्यक वंश को पितृहंता, याद रखिएगा, हर्यक वंश पितृहंता मतलब पिता की हत्या से संबोधित किया जाता। उदयन के द्वारा गंगा, सोन और गंडक नदी के संगम में एक शहर बसाया गया जिसका नाम पाटलिपुत्रा होता है। ठीक है, याद रखिए, पाटलिपुत्रा शहर कौन बताया था? उदयन ने बसाया था। ठीक है, और फिर पाटलिपुत्रा को मगध की नई राजधानी बना दिया गया। अब देख लेते हैं शिशुनाग वंश। हर्यक वंश के बाद मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश की स्थापना की गई। शिशुनाग प्रथम में एक अमात्य था, मतलब कि प्रारंभ में ये एक मंत्री के पद पर था। बाद में वह राजा की गद्दी प्राप्त किया, जहां सबसे पहले मगध की राजधानी राजगिरी थी, फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा हुई। अब शिशुनाग ने, फिर जब ये राजा बना शिशुनाग, तो इसने मगध की जो राजधानी है इसे बदलकर मात्र शिशुनाग ही था जो वैशाली कर दिया। इस प्रकार अब मगध की राजधानी, नई राजधानी जो थी वो वैशाली बन गई। अब अवंती प्रदेश जो कि पहले मगध का मित्र था, जैसा कि हमने पहले जाना था, बिंबिसार द्वारा अवंती के राजा प्रद्योत के पास अपना राजवैद्य जीवक के तौर पर सहायता भेजी गई थी। उस अवंती प्रदेश के ऊपर शिशुनाग द्वारा आक्रमण किया गया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया गया। अब कालाशोक, शिशुनाग वंश का एक और राजा। तो शिशुनाग वंश के बाद उसका पुत्र कालाशोक राज्य की गद्दी पे बैठा और उसके द्वारा फिर से वापस मगध की राजधानी, ठीक है, वो बस शिशुनाग ही एक बार वैशाली ले गया, फिर कालाशोक उसे वापस राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। ठीक है, अब फिर से मगध की राजधानी जो हो गई वो पाटलिपुत्र बन गई। कालाशोक के शासन काल में ही दूसरी बार, पहली बार कब हुई थी? अजातशत्रु के समय, 8 वर्ष उस समय हुआ था उसके शासन का। तब बौद्ध जो भगवान बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो उस समय फर्स्ट हुआ था। अब ये कालाशोक के समय सेकंड संगीत हो रहा है, दूसरा बौद्ध संगीत। इसके संबंध में हमने हमारे बौद्ध धर्म वाले आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नंदीवर्धन जो थे, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। अंतिम शासक और प्रथम जरूर याद रखिएगा। नंदीवर्धन जो थे वो शिशुनाग वंश के अंतिम शासक थे। नंद वंश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वंश है। ठीक है, क्योंकि ये जस्ट मौर्य से पहले है। ठीक है, महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत करके मगध साम्राज्य पर 344 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया। पुराण में उसे महापद्म तथा महाबोधि वंश में उग्रसेन भी कहा जाता है, नंद वंश में महापद्मनंद। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार नंद वंश का प्रथम राजा जो था महापद्मनंद था। तो पाली ग्रंथ के अनुसार महापद्मनंद का जो नाम था वो उग्रसेन, कहीं उग्रसेन मिलता है, कहीं महापद्मनंद मिलता है। तो पुराणों के अनुसार उग्रसेन का नाम महापद्मनंद इसलिए पड़ा क्योंकि उसके पास 10 पद्म थे, 10 पद्म सेना अथवा इतनी ही संपत्ति थी। प्राय सभी ग्रंथों में उसे नाई जाति का माना जाता है। जो नंद वंश थे वो नाई जाति के थे। यूनानी लेखक कर्टियस ने सिकंदर के समकालीन नंद सम्राट घनानंद के विषय में, ये भी याद रखिएगा, सिकंदर जो था वो घनानंद के समकालीन था। ठीक है, तो सिकंदर के समकालीन नंद सम्राट घनानंद के विषय में लिखा कि घनानंद का पिता जो था महापद्मनंद नाई जाति का था। अपनी सुंदरता कारण वह अपनी रानी का प्रिय पात्र बन गया था। मतलब कि ये यहाँ पे बात हो रही है महापद्मनंद का। ठीक है, उसके प्रभाव से राजा का विश्वास पात्र बन गया। फिर धोखे से उसने राजा की हत्या कर दी। उसके बाद राजकुमारों के संरक्षण के बहाने कार्य करते हुए सिंहासन पर अधिकार कर लिया। अंत में उसने राजकुमारों की भी हत्या कर दी। इस प्रकार महापद्मनंद जो था वो मगध का सम्राट बन गया। ठीक है, महाबोधि वंश में कालाशोक के जिन 10 पुत्रों का उल्लेख है वे अवयस्क थे। ठीक है, वही महापद्मनंद उनका संरक्षक बन गया। मौर्य के उत्कर्ष के पूर्व मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार इसी ने किया। महापद्मनंद मगध के सिंहासन पर बैठने वाले सभी राजाओं में सर्वाधिक शक्तिशाली राजा साबित हुआ। उसे कली का अंश मतलब कि सर्वत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। ये पॉइंट याद रखें, कली का अंश और सर्वक्षत्रांतक तथा दूसरे परशुराम का अवतार माना गया।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिएगा। उसने तत्कालीन सभी प्रमुख राजवंशों को परास्त कर दिया और एक छत्र राज्य की स्थापना की। उसने जिस राजवंश पर विजय हासिल की उसमें इक्ष्वाकु, पांचाल, काशी, कलिंग, अश्मक, है, मैथिली, वितिहोत्र, कुरु, शूरसेन आदि 10 राज्य शामिल हैं। पुराणों के अनुसार इन राजवंशों में इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, पांचाल 27 वर्ष, मतलब इतना शासन किया। ठीक है। भारतीय इतिहास में पहली बार महापद्मनंद ने मगध जैसे एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की जिसकी सीमाएं गंगा घाटी के मैदान का अतिक्रमण कर गई और विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला पहला मगध का, ये याद रखिएगा। जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य पर्वत, पूरब में मगध, ठीक है, और पश्चिम में सिंध, याद रखिएगा। ठीक है। इस विशाल साम्राज्य में एक तंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई। फिर नंद वंश में कुल 9 राजा हुए, इसलिए संभवतः उसे कहा जाता है नंद वंश। ठीक है। महाबोधि वंश के अनुसार नंद वंश के 9 शासक थे। उग्रसेन, महापद्मनंद, पंडुक, पंडुगति, भूतकर, राष्ट्रपाल, गोविशाणक, उसके बाद दशीधक, कैवर्त और घनानंद। जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर के समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमेज यानी कि उग्रसेन या महापद्मनंद का पुत्र कहा। मध्यशाल उसका सेनापति था, ये भी याद रखिए। घनानंद का साम्राज्य काफी विशाल था जो उत्तर में हिमालय से, दक्षिण में गोदावरी तथा पश्चिम में सिंधु नदी, अभी हमने बताया ना, से लेकर पूरब में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिणापथ में कलिंग भी इसके अधीन था। नंद साम्राज्य उस समय शक्तिशाली अवस्था में था। कहा जाता है कि नंद वंश के सैन्य बल, विशेषकर हस्ती सेना के कारण ही, यहाँ पे ये कहावत है कि नंद वंश के भय के कारण ही सिकंदर भारत में नहीं आया। सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी के तट पर पार करने से इनकार कर दिया और सिकंदर का भारतीय अभियान अधूरा रह गया। नंद वंश के संस्थापक जो थे महापद्मनंद के पुत्र घनानंद के शासनकाल में भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण हुआ वो 327 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद एक लालची शासक था जिसे धन जुटाने का, संग्रह करने का बहुत ज्यादा शौक था। उसने 80 करोड़ की धनराशि गंगा के अंदर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। उसने वस्तुओं के अलावा पशुओं के चमड़े, वृक्ष का गोंद, खनन योग्य की पत्थरों पर भी कर लगाया। अधिक से अधिक धन संचय किया। घनानंद अपनी असीम शक्ति और संपत्ति के बावजूद राज्य की आम जनता का विश्वास नहीं जीत पाया। एक राजा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो उस राज्य का विश्वास जीत पाए, उस राज्य के जनता का विश्वास जीत पाए, जिससे कि समृद्धि आए। बल्कि राज्य की प्रजा उसे घृणा करती थी। अपने शासन काल में घनानंद ने जनमत की घोर उपेक्षा की, मतलब जो जनता थी उसकी इच्छाओं की घोर उपेक्षा की। उस काल के एक महान विद्वान ब्राह्मण जो चाणक्य थे, चाणक्य ने कौटिल्य की रचना की थी, ठीक है, को अपमानित किया। वह छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर बड़े बड़े कर लगाकर जनता से बलपूर्वक धन वसूल रहा था। वही परिणाम स्वरूप जनता जो थी वो नंद के शासन के खिलाफ हो गई। चारों तरफ घृणा और असंतोष का वातावरण फैल गया। तो इसी तरह फिर चंद्रगुप्त मौर्य की आगमन होती है मौर्य वंश में और वहां पे वो घनानंद को हराता है। और यहाँ पे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वहां पे चाणक्य की बहुत बड़ी भूमिका थी उसे तैयार करने के लिए, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जो मगध का उत्कर्ष था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।